हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का एक कंप्लीट लेक्चर, जिसके अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी के तीनों चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन तीनों चैप्टर्स को एक हॉलिस्टिक वे में सही तरीके से पूरी ख़त्म करेंगे। और मेनली 1 to 1.5 आवर लगेगा, हम तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा सबसे पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सबसे पहले हम इस टर्म को ही समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता ही क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बोलना अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ऑन फूड। एक प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है, वैसे जब प्लांट अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब खाना बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्लांट अपना रॉ मटेरियल अलग अलग जगहों से लेता है। हम देखते हैं कि प्लांट को अपना रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे बात करें, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। प्लांट क्लोरोफिल कहाँ से लेता है? लीफ से। प्लांट के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है। वाटर लेगा वो रूट्स के थ्रू, सॉइल में से। और सनलाइट उसको कहाँ से मिलेगा? सन से मिलेगा। हमने देखा कि प्लांट अपना रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से लेता है। इसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी लिखी हुई है। जैसे कि प्लांट को चाहिए क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल। और प्लांट बनाएगा क्या अपना खाना? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज को। उसके साथ साथ क्या एंड प्रोडक्ट रिलीज होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है, बताओ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? रिएक्शन दो तरीके से होते हैं एनर्जी के बेस पे। अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी या हीट दिया जा रहा है, वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन से हीट या एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस वाले रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि इस वाले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एनर्जी हमें देना पड़ रहा है, सनलाइट देना पड़ रहा है। तो हमें फोटोसिंथेसिस को कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने इतना देख लिया। होप कि आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने। जनरली इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मार्कर में कभी कभी एक्सपेरिमेंट हमसे पूछा जा सकता है। तो जो है, जहाँ से जो एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट किया था हमारा जोसेफ प्रिस्ली ने। इन्होंने क्या किया था? एक कैंडल लिया था और कैंडल को जला के उसके ऊपर उन्होंने एक जार रख दिया था। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ गया। क्यों बुझा? हम इजीली जानते हैं, क्योंकि फायर का कनेक्शन टूट गया। किसके साथ? ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन से कनेक्शन टूटा, कैंडल क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। सेकेंड केस में उसने क्या लिया? एक मोमबत्ती लिया जलता हुआ, उसके अंदर उसने एक माउस को भी डाला। थोड़ी देर बाद देखा कि उन्होंने कैंडल भी बुझ गई और चूहे की जिंदगी भी बुझ गई। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा गैस चाहिए था दोनों को जो नहीं मिल पा रहा था। और हमें पता है कि कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। आगे थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैंडल लिया, माउस लिया और उसके साथ साथ एक प्लांट लिया। जब उन्होंने तीसरी बार में देखा तो ना तो माउस मरा था, ना ही कैंडल बुझी थी, और प्लांट भी सही से था। इससे हमें पता चला कि प्लांट कोई ना कोई ऐसा गैस रिलीज कर रहा है जो कि माउस और कैंडल को चाहिए, और कैंडल और माउस में से कोई ऐसा गैस रिलीज हो रहा है जो कि प्लांट को चाहिए। इस वजह से तीनों जो तीनों ऑर्गेनिज्म है वो तीनों जिंदा है, इसमें से एक कैंडल है। आगे बात करते हैं। फिर इनका कंक्लूजन हमने पढ़ लिया। क्या बताया इन्होंने? प्लांट रिस्टोर एयर वाइल एनिमल एंड कंबशन रिमूव एयर। यहाँ पे एयर का मतलब है CO2, कि प्लांट CO2 चाहिए प्लांट को, और जो हमारा एनिमल्स है यानी माउस और कैंडल, इनमें से CO2 रिलीज होता है। अगले साइंटिस्ट थे हमारे जैन इंजनहाउस। इन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। इन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि सनलाइट कैसे एसेंशियल है। इसका एक्सपेरिमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक लीफ लेना है, उसके हाफ पार्ट को हम क्या करेंगे? ब्लैक पेपर से कवर कर लेंगे।
अब जब सनलाइट आएगी और ये लीफ अभी अटैच है प्लांट के साथ, जब सनलाइट आएगी तो ये ज्यादातर हीट इसका जो ब्लैक पेपर वाला पार्ट है कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक पेपर। जब इसका हम टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट, तो हमें देखने को मिलेगा कि कौन से पार्ट में सिर्फ स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है जिस प्लांट को हमने कवर नहीं किया था। इससे हमें पता चलता है कि प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब होने में हेल्प कर रहा है। और ये क्या था हमारे पास, क्लोरोफिल था। और इसको क्या मिला, सनलाइट। और ब्लैक वाले पार्ट को सनलाइट मिल नहीं पाया जिसकी वजह से वहां पे खाना नहीं मिला। तो इन साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश करी थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम CO2 के इंपॉर्टेंस को कैसे शो कर सकते हैं। हमें क्या करना है, वापस से एक लीफ लेना है और यहाँ पे डालना है KOH। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कार्बन एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं पाएगा। और अगेन जब हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इस लीफ में स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो हमें पता चल जाएगा कि CO2 एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ से एक MCQ बनता है कि विच सब्सटेंस इज यूज एज अ CO2 एब्जॉर्बर। हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ मेन एक्सपेरिमेंट थे। एक एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है TW एंगलमैन का। इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी थी कि हमें पता है कि सनलाइट एक वाइट लाइट है जिसमें से मेजली अगर हम उसको स्प्लिट करें तो वो 7 लाइट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम विबग्योर से डिनोट कर सकते हैं। और ये इन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि कौन से कलर का सनलाइट सबसे क्या है, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए और सबसे बढ़िया है। इस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं। कुछ पार्ट तो कट कर दूंगा है ना महावीर, हाँ, रफ अफ करने वाला। अरे नहीं, हम ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे TW एंगलमैन ने क्या करने की कोशिश करी थी। हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट आई, इन्होंने यहाँ पे एक प्रिज्म रखा था। अब ये सनलाइट कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर्स में। कैसे याद रख सकते हैं, विव ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन्होंने ये देखने की कोशिश करी थी कि कौन से सनलाइट में सबसे, कौन से कलर के सनलाइट में सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। इसके लिए इन्होंने लिया था प्लांट। प्लांट का नाम कई बार पूछ देता है, इन्होंने प्लांट कौन सा लिया था, एल्गी, और उसका नाम क्या था, क्लेडोफोरा। प्लांट का नाम था क्लेडोफोरा, जो कि एक एल्गी है। और इन्होंने लिया था एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो। अब इन्होंने हर एक लाइट के सामने एक एक क्लेडोफोरा प्लांट रखा, मान लेते हैं क्लेडोफोरा प्लांट है, और इनके आसपास इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया रखे। जब इन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो इनको सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिली, एक तो ब्लू रीजन के पास, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और एक रेड रीजन के पास। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सनलाइट में जो ब्लू लाइट होती है और रेड लाइट होती है वो सबसे बढ़िया होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे, अगर इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ तो अच्छे से ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा, और जहाँ पे सबसे अच्छा ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा सबसे ज़्यादा, वहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली होगी। तो ये हम बता देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच लाइट ऑफ सनलाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड लाइट। एक्सपेरिमेंट से हमारे इतने क्वेश्चन बनते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमेशा फोटोसिंथेसिस में वाटर नहीं टूटता, कई बार वाटर हमें मिलेगा ही नहीं। तो याद रखना, ऐसे जो फोटोसिंथेसिस होता है किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। यहाँ पे टूटता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और सल्फाइड। याद रखना है, अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो याद रखना किसका ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। और ऐसा फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में। इसके अलावा
एक्सपेरिमेंट से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आते। हमारा एक्सपेरिमेंट एक बहुत अच्छे मैनर में खत्म हो गया है। होप आपको एक्सपेरिमेंट सारे समझ आए हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और हम समझेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जनरली हमने फोटोसिंथेसिस सबसे पहले समझा, फिर हमने समझा कि एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करे साइंटिस्टों ने। अब हम समझेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बनाना है। एक रहेगा आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बनाया, इनर मेम्ब्रेन बनाया, उसके अंदर ही जो आपको छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस एक को बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। मैंने दिखा भी रखा होगा। इस एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड, और इस पूरे को बोलेंगे ग्रेना। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? ग्रेना बोलेंगे। और दो ग्रेना जिससे कनेक्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं हम स्ट्रोमल लैमेली। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है? राइबोसोम होता है और स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये शुरू से समझा दूं? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और आते हैं कि एक आता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को लेके। तो सबसे पहले तो हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की लोकेशन पता होनी चाहिए। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्रेना के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा क्या है? जो भी क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, यानी राइबोसोम, स्ट्रोमल लैमेली, ग्रेना, इन सबको छोड़ दे तो बाकी जो मैट्रिक्स बचा वो सबका सब क्या है? स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होगा ग्रेना में। लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है। जब इसको लाइट मिलेगा तभी अपना प्रोडक्ट बना पाएगा। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि इसको लाइट नहीं चाहिए। ये यूज करता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है लाइट रिएक्शन में, उसके प्रोडक्ट को यूज करेगा एज अ अपने रिएक्टेंट की तरह और आगे प्रोडक्ट बनाएगा। तो बस यही पूछेगा आपसे, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट किस में बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है एलएससी। एलएससी क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो चीजों को मिला के बनता है। एक इसमें रहेगा एंटीना, एंटीना, और एक रहेगा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। हमें पता है कि किसी भी प्लांट में कितने तरह के पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्रेटिनोइड्स हो सकते हैं और जेंथोफिल हो सकते हैं। तो मेन जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल ए। इसलिए हमेशा रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा? क्लोरोफिल ए। और बाकी सारे पिगमेंट क्या कहलाएंगे? बाकी सारे पिगमेंट कहलाएंगे एंटीना। अब हम इसमें क्या समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सनलाइट आता है, फिर कैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमने, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लैम्डा के। लैम्डा किसकी यूनिट होती है? वेवलेंथ की। यानी कि अगर हमें एनर्जी कहीं पे कम होती चल रही है तो वेवलेंथ क्या चाहिए? उसको ज़्यादा चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये हमें याद रखना है कि अगर एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ क्या चाहिए? उसको ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये चीज़ें होगी। मान लेते हैं सनलाइट आया, एसेसरी पिगमेंट पे गया। एसेसरी पिगमेंट में क्या क्या हो सकता है? क्लोरोफिल बी हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, क्रेटिनोइड्स हो सकता है। ये तीनों मिलके एसेसरी पिगमेंट बनाते हैं या फिर एंटीना बनाते हैं। सनलाइट आया 6 वेवलेंथ के लाइट पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और हमारी क्या निकली? एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ पे पास होनी चाहिए? 610 पे, 620 पे। हमेशा याद रखना कि एनर्जी हमेशा आगे की तरफ ट्रांसफर होगी या ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर होने में थोड़ी बहुत एनर्जी रिड्यूस होती चलेगी, और एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो उसको वेवलेंथ क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। फिर यहाँ से एनर्जी जाएगा 610 में, 620, 630, 640, 650, देन 691 से लेकर लास्ट में पहुंचेगा ये रिएक्शन सेंटर तक। तो हमेशा ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर वेवलेंथ की तरफ, ये याद रखना है। सिंपल अगर पूछा एलएससी क्या होता है? एलएससी इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज मेड फ्रॉम टू थिंग्स, वन इज रिएक्शन सेंटर एंड अनदर इज एंटीना।
reaction center contain chlorophyll A and reaction antenna contain other accessory pigment such as carotenoids, xanthophyll and chlorophyll B। तो LSC भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। हमारी जो चेन साइकिल चलती है एनर्जी जाने की, वो दो, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। हम इन दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं नॉन साइक्लिक। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? साइक्लिक में क्या होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं पे आके वो चीज, भाई क्या है, कोई नहीं, वो तो एडिट कर देंगे, एडिट करना आता है। बोलू, अबे यार फ्लो बिगाड़ दिया, वो तो मेरे को पता है। बोलू, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज जहां से स्टार्ट हुई है एंड में आके वहीं पे आके चली जाएगी, ऐसा साइकिल चलाएगा साइक्लिक साइकिल। और नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि जहां से जो चीज आ रही है वहां पे वापस नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, ये सनलाइट है। अब याद रखना, नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक फोटो सिस्टम, हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, याद रखना आप लोगों को। एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर रहेगा वो रहेगा 680 वेवलेंथ का, और जो फोटो सिस्टम 1 में हमारा रिएक्शन सेंटर रहेगा वो रहेगा 700 का। अब आप लोग बिल्कुल अपने लॉजिक से बता सकते हैं, बताओ कि कौन सा रिएक्शन सेंटर पहले वर्क करेगा अगर किसी में दोनों रिएक्शन सेंटर है। तो हमें पता है कि आगे आगे जैसे एनर्जी जाती है तो उसको ज़्यादा वेवलेंथ वाला रिएक्शन सेंटर ये, तो हमेशा लास्ट में वो रिएक्शन सेंटर रहेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो दोनों वेवलेंथ, अगर दोनों रिएक्शन सेंटर है, दोनों फोटो सिस्टम है, तो हमेशा कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा? फोटो सिस्टम 2। तो किसी भी चीज़ में याद रखना, यहाँ पे जो डिनोट कर रखा है किसको डिनोट कर रहा है? फोटो सिस्टम 2 को। और ये वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट कर रहा है? फोटो सिस्टम 1 को। यहाँ पे जो हमारा वेवलेंथ होगा वो होगा 680 LSC का, और यहाँ पे होगा 700। समझना बहुत इजी है। सबसे पहले लाइट आई हमारी जाती है फोटो सिस्टम 2 पे। यहाँ से क्या एक्साइट होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई चीज़ होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसके आगे के पाथवे में भेज देगा। इसका आगे का पाथवे कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का पाथवे है, जैसे जैसे आगे ट्रेवल होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बना के दिखानी कि यहाँ पे क्या होता है, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बन जाता है। आप एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बना देगा? एटीपी बना देगा। आपको ये याद रखना है। देन यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाएगा? रिएक्शन सेंटर यानी फोटो सिस्टम 1 में। फिर दोबारा से सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे इस एनर्जी का यूज कर लेता है कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? NADP+ से बन जाता है NADPH। ये था हमारा साइक्लिक, नहीं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको एक जेड शेप बनता हुआ दिखेगा, इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है? जेड स्कीम। इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। यहाँ पे कोई एंड प्रोडक्ट बनता है? बिल्कुल बनता है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है NADPH। क्या यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होते हैं? यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इसको साइक्लिक बोलेंगे, नॉन साइक्लिक, इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक। अब बात करते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एक फोटो सिस्टम होगा, और कहीं पे भी अगर एक फोटो सिस्टम है तो हमेशा कितने का होगा? 700 वेवलेंथ का होगा। लाइट आया, लाइट पड़ा फोटो सिस्टम 1 पे, यहाँ से क्या एक्साइट हुए? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर ये चला गया ईटीएस पाथ में। ईटीएस में क्या होगा, वापस से एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाएगा, एटीपी। और ये वापस एनर्जी कहाँ चली जाएगी, हमारी फोटो सिस्टम 1 के अंदर ही। ये इतना हमें याद रखना है। होप आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, जहां से एनर्जी निकल रही है वहां पे एनर्जी नहीं आएगी, उस एनर्जी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पे साइक्लिक में जहां से एनर्जी निकली है वापस में एंड में वहीं पे जाके एनर्जी लग जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे मैंने डिफरेंस में, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे कि पहला बात करें, अकर इन थाइलाकॉइड रीजन। नॉन साइक्लिक कहाँ पे अकर होता है, थाइलाकॉइड में, और साइक्लिक होगा स्ट्रोमा के अंदर। ये पॉइंट्स आपको याद रखना इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछे। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड O2 होता है, यहाँ पे नो फोटोलाइसिस होता है। यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट। अकर इन ग्रीन प्लांट एंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है। ये सारी बातों आपको डिफरेंस के अंदर याद रखना है। मेनली जो पॉइंट थे, वहां पे जेड स्कीम बनेगा नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में जेड स्कीम नहीं बनेगा। वहां पे 2 फोटो सिस्टम होंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 फोटो सिस्टम होगा। वहां पे एंड प्रोडक्ट NADPH बनेगा और साइक्लिक में कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये तीनों मेन मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, 2 साइकिल पढ़ने हैं। एक साइकिल होता है हमारा C3 साइकिल और एक होता है C4 साइकिल। C3 साइकिल को हम बहुत अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि C3 साइकिल का और नाम क्या होता है, कार्बोजिलिक साइकिल नाम होता है। इसके अलावा इसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। 3 नाम है, C3 साइकिल, कार्बोजिलिक साइकिल और कैल्विन साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिरकार CO2 का यूज होके हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट या फिर स्टार्च शुगर बनता है। कैसे CO2 बार बार ऐड हो रहा है और आखिर में प्लांट को चाहिए क्या है, स्टार्च या शुगर चाहिए, वो बनता कैसे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे C3 साइकिल से। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट से। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RUBP। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, RUBP। इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, यानी एटमॉस्फेयर से ये CO2 को लेगा। हमें याद रखना है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। अब बाहर से एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोजिलेशन। याद रखना है, कभी भी कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कार्बोजिलेशन। यहाँ पे CO2 कौन एक्सेप्ट करवा रहा है, RUBP। तो RUBP कहलाएगा CO2 एक्सेप्टर। तो अगर कोई पूछे कि C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, आपको बताना RUBP। अब यहाँ पे 5 कार्बन का था, 1 कार्बन और ऐड हुआ, तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनना चाहिए वो 6 कार्बन का। तो यहाँ पे 6 कार्बन का प्रोडक्ट ना बन के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं। यानी क्या बनता है हमारे पास, 2 × 3 फॉस्फोग्लाइकोरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो 3 कार्बन के हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें एक रिडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। रिडक्शन के लिए हमें याद रखना, कभी भी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 ATP खर्च होता है और 2 NADPH खर्च होता है, याद रखना, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट कितने 2 है, इन दोनों का रिडक्शन होना है। तो 2 ATP लगा, 2 ATP से 2 ADP बना और 2 NADPH से 2 NADP प्लस बनना, और इसका रिडक्शन होके हमारे पास पहला प्रोडक्ट आ गया ट्रायोस फॉस्फेट। कितने ट्रायोस फॉस्फेट आएंगे, 2, क्योंकि कितना फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ था, 2 का। अब इस ट्रायोस फॉस्फेट में इस फॉस्फेट के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये स्टार्च और शुगर बना ले जो प्लांट को चाहिए, वरना ये वापस से रीजनरेशन करके राइबोलोज बाइफॉस्फेट बना देता है। और रीजनरेशन में करवाने के लिए वापस से इसको ATP चाहिए। तो हमें याद रखना, अगर इस पूरे प्रोसेस को हम देखें तो हमें पता चला कि इसके अंदर ATP कितने यूज हो रहे, 3। 2 ATP फॉस्फोग्लिसरेट के रिडक्शन करवाने के लिए और 1 रीजनरेशन के लिए। ATP कितना यूज हुआ इस साइकिल में, 3, और NADPH कितना हुआ, 2।
इस साइकिल में हम देख क्या रहे कि बना क्या रहे, स्टार्च बन रहा है या फिर ये वापस से क्या कर जा रहा है, रीजनरेशन। यहाँ पे मेनली क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि यहाँ पे सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, हमें याद रखना है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। RUBP की एक एंजाइम हेल्प करता है, मदद करता है इसको अच्छे से CO2 एब्जॉर्ब करवाने के लिए। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है रुबिस्को। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, रुबिस्को, याद रखना आप लोगों को। यहाँ पे फिर कितने स्टेप में होता है, 3। एक स्टेप होता है कार्बोजिलेशन, एक होता है रिडक्शन, और थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन। C3 साइकिल में कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट बनता है कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है। क्या बना हमारे पास, फॉस्फोग्लिसरेट। इसलिए पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब C4 साइकिल की बात करते हैं। C4 साइकिल सारे प्लांट में नहीं होता है। C4 साइकिल मेनली उन प्लांट में होता है जिनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। इस एनाटॉमी को बोलते हैं हम क्रेंज एनाटॉमी। अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज क्रेंज एनाटॉमी, तो बोलना है स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी दैट आर फाउंड इन C4 प्लांट्स। इस स्पेशल टाइप के एनाटॉमी में हमें 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हमारे पास मेसोफिल सेल्स और एक बंडल शीथ। C3 जितने भी प्लांट C3 साइकिल करेंगे उसमें सिर्फ एक टाइप का सेल होगा, कौन सा, मेसोफिल सेल। लेकिन जिन प्लांट के अंदर C4 साइकिल होगा उनमें मेसोफिल भी होगा और बंडल शीथ भी होगा। इसलिए ये 2 स्टेप में होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, RUBP। यहाँ पे होगा आपके पास सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट को हम शॉर्ट में पेप भी लिख सकते हैं। तो यानी फॉस्फोइनोल पायरोवेट क्या ऐड करवाएगा, CO2। और CO2 के ऐड होने को प्रोसेस को हम वापस से क्या बोलते हैं, कार्बोजिलेशन। फॉस्फोइनोल पायरोवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, हमें याद रखना है। और जब इसमें एक कार्बन ऐड हुआ तो हमारा पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनना चाहिए, 4 कार्बन का। और हमारा पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता भी है। इसका नाम होता है C4 एसिड, या इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो पहला कार्बन कितने प्रोडक्ट का बना, पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बना, इसलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ये हमें याद रखना है। फिर ये C4 साइकिल आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल, ये वाला पार्ट डिनोट करता है बंडल शीट को, ये बंडल शीट को डिनोट करेगा। और ऊपर हमारे पास है मेसोफिल सेल। अब बंडल शीट में आ जाएगा, यहाँ पे C4 एसिड का क्या होगा, डी कार्बोजिलेशन। हमने यहाँ पे आपको एक साफ साफ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि C3 साइकिल के अंदर कहीं भी डी कार्बोजिलेशन नहीं हुआ है और यहाँ पे डी कार्बोजिलेशन हो रहा है। यानी C4 एसिड से डी कार्बोजिलेशन का मतलब क्या हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया तो वापस से प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना, 3 कार्बन का। अब बिल्कुल ये C3 साइकिल की तरह चलेगा। इस C3 एसिड के पास 2 ऑप्शन है, या तो आगे जाके ये सुक्रोज और स्टार्च बना दे, वरना वापस से क्या कर जाए, रीजनरेट करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दे। तो हमें मेन डिफरेंस क्या याद है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा मदद करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, पेप्केज। यहाँ पे जो एंजाइम हेल्प करता है वो कौन सा है, पेप्केज। अगर अब मैं कुछ मेजर डिफरेंस की बात करूं तो हमें याद रखना है C3 साइकिल हर एक प्लांट में होगा, लेकिन C4 साइकिल सिर्फ कुछ प्लांट में होंगे जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है उसके अंदर मेसोफिल सेल भी होंगे और बंडल शीथ भी होगा। वहीं पे C4 प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल होगा। हमने देखा कि वहां पे C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए उसका नाम पड़ा C3 साइकिल। यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है C4 एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसका नाम पड़ा C4 साइकिल। C4 साइकिल के अंदर हमें डी कार्बोजिलेशन देखने को मिल रहा है और C3 साइकिल के अंदर कोई भी डी कार्बोजिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो आपको C3 और C4 साइकिल के टाइम पे आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। वो नहीं समझाना, नहीं समझाना उसे, नहीं समझाना उसे। अगले टॉपिक का नाम हमारा क्या है, स्कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस।
ये टॉपिक क्या समझाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार एटीपी बनता कैसा है। इस पूरे मकसद, इस पूरे जितना भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सबका काम क्या है, आखिर में एटीपी बनवाना। तो ये एटीपी बनता कैसे, ये हमें याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है कि कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस होता कहाँ पे है। तो इसकी जो साइट है यानी लोकेशन जहां पे ये होता है, तुम्हें याद रखना है, ये होता है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में होता है। और इसके अंदर ये देखो, ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन की ल्यूमेन है। मेम्ब्रेन या ल्यूमेन भी बोल सकते हो, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर होता है ये। ल्यूमेन यानी इसका मिडल स्पेस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसको बनाना सीखेंगे हम। इसको बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको बनाना। सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर तुम्हें मेनली 4 कॉम्प्लेक्स बनाना है। सबसे पहले आएगा फोटो सिस्टम 2, बीच में आएगा साइटोक्रोम BNF, और फिर आएगा फोटो सिस्टम 1। नीचे की तरफ तुम्हें बनाना है F0 और F1। बन जाएगा इजिली। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले सनलाइट है और इसके बाहर हर तरफ क्या है, स्ट्रोमा। ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है तो उसके बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा। ये तुम्हें याद रखना है। सनलाइट आया, सबसे पहले आया फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 में आया, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक साइट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक साइट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी H2O का ब्रेकडाउन होगा सनलाइट के कारण। H2O टूटेगा H+ ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साइट हुआ फोटो सिस्टम 2 का। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। यहाँ पे साइटोक्रोम BNF और फोटो सिस्टम 2 के बीच में हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोन। शॉर्ट में हम इसको PQ लिख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन के साथ। प्लास्टोक्यूनोन के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम BNF में। साइटोक्रोम BNF से जाएगा ये फोटो सिस्टम 1 में। अब फोटो सिस्टम 1 में जाके यहाँ से भी वापस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा और एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी का फोटो सिस्टम 1 यूज कर लेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमें पता है यहाँ पे क्या बनता है, NADP+ से NADPH। यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि अंदर ल्यूमेन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई हो गई है। ऐसा होता किस लिए, एक तो ये यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BNF। ये क्या करता है, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को पकड़ के कहाँ डालता है, ल्यूमेन के अंदर। इस फिनोमेना के कारण क्या देखने को मिलता है, आप लोगों को याद रखना है, इस फिनोमेना से क्या देखने को मिलेगा, इनसाइड ल्यूमेन H+ कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई। H+ कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई। और इन स्ट्रोमा, बाहर की तरफ बात करें हम स्ट्रोमा में, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। जिनके लिए एक प्रेशर डिफरेंस आएगा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट। अब इस प्रेशर डिफरेंस के कारण आप लोगों ने SST में भी पढ़ा होगा कि कहीं भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर का केस बनता है तो हमें टोर्नेडो देखने को मिलता है, कि बाहर का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है या अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से टोर्नेडो आता है। यहाँ पे भी हमें सेम कंसेप्ट देखने को मिलता है। ल्यूमेन के अंदर कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है हाइड्रोजन की, बाहर कंसेंट्रेशन बहुत कम है, जिसके कारण ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है F0 और F1, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलरेडी होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये दोनों चीजें, ये हमारा F0 F1 क्या कर जाता है, आपको लिखना है कॉम्प्लेक्स F0 एंड F1 स्पिन, ये स्पिन कर जाता है, घूम जाता है, जिससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिक्स होके क्या बना देगा, ATP। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि ATP आखिरकार बनता कैसे है। आपको 3 ये बनाना डायग्राम। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन को स्ट्रोमा में से कौन डालता है ल्यूमेन के अंदर, इसका आंसर होगा साइटोक्रोम BNF। ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्यूनोन में, प्लास्टोक्यूनोन से गया प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम BNF, उसके बाद चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 में,
वहां पे इस एनर्जी का यूज कर लेगा NADP प्लस से NADPH बनाने में। और इसके अलावा साइटोक्रोम BNF बाहर से हाइड्रोजन डाल के ल्यूमिन में डालेगा, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस आएगा और F0 और F1 क्या कर जाएगा, स्पिन, और यहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके हमारा ATP बना देंगे। होप कीमोस्मोसिस हाइपोथेसिस समझ आ गया होगा आप लोगों को। लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। इन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी एक फैक्टर को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ बनाना है, बिस्कुट बनाना है। बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, है ना, और ऑयल चाहिए। अब मान लेते हैं इसमें हमारे पास शुगर सबसे कम है, चीनी सबसे कम है, तो हमारी बिस्कुट की उतनी क्वांटिटी, बिस्किट की इतनी क्वांटिटी बन पाएगी जितने हमारे पास चीनी है, यानी चीनी ने प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया है। ब्लैकमैन का लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई भी एक चीज बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो रही है, तो उनमें जो सबसे लीस्ट फैक्टर होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा प्रोडक्ट के बनने को। इसलिए हम समझ गए। हम एक एग्जांपल से देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिमिट बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर, यानी जो फैक्टर सबसे कम है उससे इफेक्ट होगा हमारा। और कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, मोस्टली हमारे पास होता है लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लिमिटिंग फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर जो लीस्ट इफेक्ट करता है, इसका आंसर होगा सनलाइट, क्योंकि सिर्फ हमें पूरे सनलाइट का सिर्फ 10% चाहिए, और चाहे कैसा ही एटमॉस्फेयर हो हमें 10% लाइट इजिली मिल जाएगा। तो सनलाइट तो रेयरली इफेक्ट करेगा किसको, हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच फैक्टर लिमिट रेयरली, तो आंसर होगा सनलाइट। और सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, याद रखना है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो मेनली क्वेश्चन आते हैं जनरली। अब मैं एक एक करके समझाता हूं। अगर सनलाइट एक अच्छी इंटेंसिटी में है और ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस सही रेट से होगा, लेकिन अगर सनलाइट बहुत ज्यादा हो गया तब भी प्लांट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर की बात करें तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा। C4 प्लांट को जनरली थोड़ा स्लाइटली हायर टेम्परेचर भी चल सकता है, और लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा जा चुका है तो फिर वापस से फोटोसिंथेसिस क्या होने लगेगा, रेट उसका कम होने लगेगा। ये आपको याद रखनी सारी चीजें। लीस्ट सबसे कम इफेक्ट करने वाला कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, सनलाइट, और सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, फोटो रेस्पिरेशन। मैं ऐसे बता देता हूं, देखो फोटो रेस्पिरेशन मैं समझाता हूं आप लोगों को, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। हम समझेंगे टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन। जनरली हमने देखा था कि C3 प्लांट में RUBP के साथ कौन कंबाइन कर रहा था, RUBP के साथ कंबाइन कर रहा था ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या बन रहा था, फॉस्फो ग्लिसरेट। लेकिन किसी किसी केस में क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं आएगा यहाँ पे यार, फोटो रेस्पिरेशन दोबारा करना पड़ेगा यार।
हमारा एक टॉपिक बच गया था, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने C3 प्लांट में देखा था कि RUBP के साथ मोस्टली कौन कंबाइन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास क्या मिल रहा था प्रोडक्ट, फॉस्फो ग्लिसरेट। लेकिन रेयरली किसी किसी केस में हमें कब देखने को मिल सकता है, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इस केस में क्या होगा, RUBP के साथ कौन मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक बनेगा फॉस्फो ग्लाइकोलेट और बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट। यानी एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक फॉस्फोग्लिसरेट तो बनेगा ही। ये हमें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, वाई फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। क्योंकि हमने देखा था कि C4 प्लांट में एक प्रोसेस अलग से हो रहा था। कौन सा प्रोसेस C4 प्लांट में अलग से हो रहा था, उसका नाम था डी कार्बोजिलेशन। अब जब किसी भी चीज में डी कार्बोजिलेशन होगा, तो वहां पे डी कार्बोजिलेशन का मतलब ही क्या है कि वहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। और कहीं पे अगर CO2 रिलीज हो रहा है, तो वहां पे कभी भी CO2 का कंसेंट्रेशन कम नहीं हो सकता, किससे, ऑक्सीजन से। हमेशा CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन से। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए कैसी कंडीशन चाहिए कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए CO2 से लिए, इसलिए कभी भी C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है इस लास्ट टॉपिक के साथ। ओए रोक ले भाई, हालत खराब हो गई, रोकियो। चेक करियो कैसी बनी है, कितने देर की बनी है, करियो। हाँ दोबारा बना लूंगा, दूसरे चैप्टर से दोनों को एडिट कर दूंगा, इतना भी आसान नहीं है।